हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट 18 के डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि पार्डनिंग पावर जो हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है या उसका जो भी वेरिएंट रहता है, विच वी कॉल एज जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे से रिलेटेड इनमें से कौन सी बातें सही हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास अलग अलग तरीके का जुडिशियल पावर्स रहता है। दैट इंक्लूड्स कम्यूटेशन, रेमिशन, रेप्राइव या फिर रेस्पाइट, और इसके अलावा एक कंप्लीट पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि पूरी तरह छुट्टी हो जाना। जैसे किसी इंसान को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लाइफ टाइम तक का भी पनिशमेंट ग्रांटेड है, तो उसे पूरी तरह छुट्टी कर देना कि अब आप किसी भी पनिशमेंट से फ्री हो, इसे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसका थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ पार्डनिंग सेंटेंस जो कि कोर्ट मार्शल में दिया गया है, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के भी सेंटेंसेस को पार्डन कर सकते हैं, और ये चीज़ सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के ही पास पावर रहती है। ये पावर हमारे गवर्नर के पास नहीं है। इसके अलावा कम्यूटेशन का मतलब होता है कि हम लोग एक तरीके ऑफ पनिशमेंट से हटा करके उसे दूसरा तरीका ऑफ पनिशमेंट में चेंज कर दें। जैसे कि किसी को 5 साल का सजा है तो उसे मॉनिटरी पेनाल्टी भरवा दिया जाए, किसी को लाइफ टाइम का पनिशमेंट है तो उससे कैपिटल पनिशमेंट, या कैपिटल पनिशमेंट है तो उसे लाइफ टाइम का पनिशमेंट दे दिया जाए। इस तरीके का चेंज इन कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट जब होता है तो उसे हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। लेकिन रेमिशन का मतलब होता है कि हम टोटली ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट को घटा देते हैं, कि उनको जो पनिशमेंट मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसका जो टोटल क्वांटम है कि कितने दिनों तक का वो पनिशमेंट वैलिड है, उसे घटा दिया जाता है। जैसे 7 साल को घटा के 3 साल, 4 साल ऐसे कर दिया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में ये इंटरचेंज है। रेप्राइव का मतलब होता है कि हम लोग स्टे ऑर्डर लगा देते हैं, अ डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। तो जैसे मान लीजिए कि रिप्राइव में अगर किसी इंसान को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, तो उनके कैपिटल पनिशमेंट को होल्ड पे डाल दिया जाता है कि इन्हें कुछ सालों के बाद कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, और सो दैट कि जो भी विक्टिम हो, जो भी कन्विक्टेड पर्सन होता है, उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि वो और मर्सी फाइल कर सके कि सर प्लीज़ मेरे पनिशमेंट को घटा दीजिए, या ऐसा कुछ भी मर्सी पिटिशन फाइल कर सकता है वो कन्विक्टेड पर्सन। तो इसका मतलब होता है रिप्राइव। लेकिन रेस्पाइट का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ पनिशमेंट को कम कर देना इन केस ऑफ सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जैसे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसा हो सकता है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, इस तरीके का कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस अगर होता है तो उस केस में डिग्री ऑफ पनिशमेंट को कम कर देना, उसे हम लोग रेस्पाइट कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये इंटरचेंज्ड है। अदरवाइज फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला सवाल फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझने को है नहीं, इसलिए हम लोग इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया से रिलेटेड है। हमारे कंट्री में अलग अलग तरीके के ड्रेनेज पैटर्न पाए जाते हैं, जैसे कि रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज मतलब यूजुअली ये होता है कि एक माउंटेन पीक से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग नदियाँ निकल रही होती हैं, और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अमरकंटक है, जिसके 3 तरफ से, एक तरफ नर्मदा टू द वेस्ट, सोन टू द नॉर्थ और महानदी टू द ईस्ट बह रही होती है। इसके अलावा इंडिया में ट्रेलिस पैटर्न ड्रेनेज का भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, जो सिंहभूम वाले रीजन से जो भी ड्रेनेज गुजरता है, वो एक ट्रेलिस पैटर्न को फॉलो करता है। ट्रेलिस पैटर्न मतलब एक मेन स्ट्रीम होता है, और इसके जो भी ट्रिब्यूटरीज होते हैं वो इस पे राइट एंगल्स पे आ करके जुड़ते रहते हैं। सो इसे हम लोग ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। इसका एक बहुत क्लोज फ्रेंड होता है जिसे हम लोग रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। इसमें मेन स्ट्रीम रिवर भी 90 डिग्रीज का टर्न लेते रहती है, और इसके ट्रिब्यूटरीज भी इससे 90 डिग्री पे ज्वाइन करते रहते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो गया कोलोराडो रिवर, जो यूएस की है। अदर देन दिस, दामोदर, सुबर्णरेखा एंड चंबल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर इम्पोज ड्रेनेज। सुपर इम्पोज ड्रेनेज में क्या होता है कि ऊपर एक सॉफ्ट रॉक होता है जिसे काट के नदियां बह रही होती हैं, और फिर वो
नीचे के हार्ड रॉक से जाकर के मिलती हैं। तो जैसा वो पैटर्न सॉफ्ट रॉक पे बनाई हुई रहती है वैसा ही पैटर्न वो हार्ड रॉक पे बनाने लगती है, इसीलिए इसे हम लोग सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दामोदर, सुवर्णरेखा और चंबल तीनों ही हैं। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और सेकंड भी, और इसके अलावा फर्स्ट भी। अब क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ही चूज करने थे तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव हो जाएगा। देखते हैं आप अगले क्वेश्चन को, जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का बेसिक आइडिया मेक इन इंडिया का था। इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंडिया में प्रोड्यूस कीजिए, और हम किस तरीके की कंपनी को इंसेंटिव देंगे, जो भी कंपनी ईदर इंडियन है या इंडिया में रजिस्टर्ड है वो सारे कंपनीज को हम लोग इंसेंटिव देंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए चल रहा था क्योंकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को एक्सपैंड कर दिया गया है टू इंक्लूड फार्मास्यूटिकल सेक्टर और इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर भी। अब इसके कुछ प्रोविजंस को देख लेते हैं कि कंपनीज जो कि मोबाइल फोन बना रही है, जो 10,000, ये 10,000 इनकरेक्ट है, जो 15,000 तक का सामान बनाती है, इसे अप टू 6% तक का इंसेंटिव या इंक्रीमेंटल सेल, इसे अप टू 6% तक का इंसेंटिव मिलेगा ऑन इंक्रीमेंटल सेल। और वो भी कैसे मोबाइल्स पर, जो भी मोबाइल फोन इंडिया में बन रहे हैं उन सभी मोबाइल फोन्स पर। इसलिए हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि पीएलआई स्कीम 3 साल के लिए वैलिड है जिसका फाइनेंशियल ईयर 2021 है, ये फिर यहाँ गलत हो जाता है क्योंकि ये 5 साल के लिए वैलिड है और इसका स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 रहेगा, मतलब ये इसका बेस ईयर रहेगा। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विच आर इंडियन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कीम, ये भी बात इनकरेक्ट है। हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कंपनी इंडियन नहीं भी है तो भी अगर आप रजिस्टर्ड हैं इंडिया में तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। इसलिए हमारे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट एक भी नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ द अबव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हरप्पन टाउन प्लानिंग से रिलेटेड है। हरप्पन टाउन प्लानिंग की कुछ खास बातें हमें अक्सर याद रहती हैं कि इसके वेस्टर्न टाउन्स हायर टाउन्स होते थे और ईस्टर्न टाउन्स लोअर टाउन्स होते थे। तो जो हायर टाउन्स होते थे उन्हें वॉल से कवर कर दिया जाता था और ये अक्सर सिटाडेल पर बेस्ड होते थे, बसे हुए होते थे। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है ओनली द सिटाडेल्स वेर सराउंडेड बाय वॉल्स एट ऑल हरप्पन साइट्स, ये बात इनकरेक्ट है क्योंकि दिस इज नॉट वैलिड फॉर अनदर हरप्पन साइट बाय द नेम कालीबंगन। कालीबंगन में अपर टाउन्स एज वेल एज लोअर टाउन्स ये दोनों ही वॉल्ड थे, मतलब ये दे वर सराउंडेड बाय वॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है द सिटीज वेर डिवाइडेड इनटू अ सिटाडेल ऑन ईस्ट साइड एंड अ लोअर टाउन ऑन द वेस्ट साइड, अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने देखा ये इंटरचेंज है। जो भी सिटाडेल टाउन्स होते थे वो वेस्ट साइड में थे और लोअर टाउन्स जो थे वो ईस्टर्न साइड में थे। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि आईवीसी के जो भी टाउन प्लानिंग या घर कंस्ट्रक्शन वगैरह होता था उसमें मड ब्रिक्स का भी इस्तेमाल होता था और बेक्ड ब्रिक्स का भी इस्तेमाल होता था। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आप आईवीसी का एक्सकवेशन साइट देखोगे तो आपको उसमें मड ब्रिक्स का प्रेजेंस ज़्यादा दिखाई देगा, बट अदरवाइज बेक्ड ब्रिक्स भी ये लोग यूज़ किया करते थे। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन विद द स्ट्रीट्स एंड साइड लेन्स इक्विप्ड विद ड्रेन सिस्टम, ये भी बात बिल्कुल सही है। इनके पास ना केवल ड्रेन सिस्टम होता था, ये कवर्ड ड्रेनेज भी होते थे। और ऐसे भी आप एक बात याद रखिएगा कि आईवीसी से रिलेटेड हाइजीनिक स्टेप्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस सिविलाइजेशन में लिया था। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सिर्फ थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ कुछ हिंट्स दिए गए हैं इस इंसान के बारे में, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन इंसान थे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन उस इंसान के बारे में याद रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसलिए हम लोग इससे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की तरफ। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कुछ ही मेजर कमिटीज़ हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़।
इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमिटीज भी हैं, जैसे कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स अदर दैन पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड एस्टिमेट्स कमिटी। तो ये दोनों भी फाइनेंशियल कमिटी हैं, और इन दोनों के अलावा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी एक फाइनेंशियल कमिटी है। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी या पैक के बारे में हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि कैग जो भी रिपोर्ट बनाती है उसका एनालिसिस और स्क्रूटिनी पब्लिक अकाउंट कमिटी करती है, वेराज एस्टिमेट कमिटी अलग अलग मिनिस्ट्रीज से या अलग अलग डोमेन से इनपुट लेती है सो दैट कि एक प्रॉपर बजट एलोकेशन किया जा सके। इसी वजह से एस्टिमेट्स कमिटी में सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं और इसके चेयरमैन रूलिंग पार्टी की ही तरफ से होते हैं, क्योंकि यही लोग समझा सकते हैं कि बजट में कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना की ज़रूरत है और क्यों। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि पैक एंड एस्टिमेट्स कमिटी आर असिस्टेड बाय कैग, ये बात इनकरेक्ट है। सिर्फ पैक इज असिस्टेड बाय कैग। वेराज सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि सारे ही मेंबर्स एस्टिमेट्स कमिटी के लोकसभा से ही होते हैं और उसके चेयरमैन रूलिंग पार्टी से ही होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड और फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है कि रूल्स कमिटी ऑफ लोकसभा हैज मोर मेंबर्स देन रूल्स कमिटी ऑफ राज्यसभा। अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि सिर्फ रूल्स कमेटी के केस में ये ऐसा होता है कि लोकसभा से 15 ही मेंबर्स आए हुए होते हैं, लेकिन राज्यसभा से 16 मेंबर आते हैं। तो रूल्स कमेटी जो राज्यसभा से बनकर के आई है उसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू जो लोकसभा से बन के आएगी। अब क्योंकि हमें यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स निकालने थे तो हमारा सही आंसर 1 and 3 ओनली हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। यहाँ पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाबर प्लेन्स नॉर्थ ऑफ शिवालिक में है, वेराज तराई रीजन इज इन साउथ। ये बात बिल्कुल गलत है। आप ऐसे भी ये बात याद रखिएगा कि जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा, वो तीनों माउंटेन रेंजेस जो कि हमारा हिमालयस कंप्राइज करता है उसके बाद लाई करता है, दैट इज ग्रेटर हिमालयस फॉलोड बाय हिमाचल या लेसर हिमालयस फॉलोड बाय शिवालिक्स। तो इन तीनों के बाद ही हमारे नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होते हैं। इसी नॉर्दर्न प्लेन में 4 वर्टिकल डिवीजन या 4 वर्टिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो क्लास है वो भाबर रीजन है, जो कि बड़े बड़े बोल्डर से कंप्राइज होती है। इसके बाद आता है तेराई रीजन, जो कि पानी का यहाँ री इमर्जेंस होता है। तराई के बाद जो रीजन आता है उसे भांगर कहा जाता है, जो कि ओल्डर एल्यूवियम होल्ड करता है, और लास्टली खादर होता है जो कि लोअर या न्यू एल्यूवियम होल्ड करता है। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट को, जो बोल रहा है कि एल्यूवियल फर्टाइल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ हिमालयन रिवर्स ओनली। अगेन ये बात इनकरेक्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें हिमालयन रिवर्स तो डेफिनेटली इनपुट दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा विंध्याचल से भी आने वाली काफ़ी सारी नदियाँ भी इनपुट दे रही हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों ही इस रीजन को फर्टाइल बनाती है, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा सोन, दामोदर वगैरह भी काफ़ी सारी और नदियाँ हैं जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती है, उसे फर्टाइल बना रही है, लेकिन हिमालय से ओरिजिनेट नहीं करती है। थर्ड और फाइनल स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन का बोल रहा है कि डेल्टा प्लेन्स आर कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ खादरलैंड। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डेल्टा प्लेन्स को फ्रेश एल्यूवियम का डिपॉजिट या रेपोजिटरी समझा जाता है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालने थे, तो सिर्फ 3 होगा, दैट इज ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन भी थोड़ा फैक्चुअल है, इसलिए इसे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि थर्ड जजेस केस ने ये डिसाइड किया था कि चीफ जस्टिस एक कोलेजियम बनाएगी, जिसमें कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो फाइनली डिसाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट। ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ द सक्सेसर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी इनके सक्सेसर होने वाले हैं, वो इन 4 लोगों के कोलेजियम में नहीं आते हैं, तो इन्हें एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के तहत ही वुड बी मेड पार्ट ऑफ द कोलेजियम
ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी जज को जो कि हाई कोर्ट से आए हुए हैं एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कंसर्न है। ये स्टेटमेंट अगेन यहाँ इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो एडहॉक अपॉइंटमेंट होता है ये प्रेसिडेंट द्वारा नहीं किया जाता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है अपॉइंटमेंट, और CJI हमारे कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट को इन दिस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। इसलिए ऑल इन ऑल सिर्फ हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि अशोका से रिलेटेड है। हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात याद रखिएगा कि उपगुप्त जो थे ये पहले गुरु थे अशोका के। सेकंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि इनका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म वाज इमीडिएट। ये तो लॉजिकली भी लग रहा है कि ये इनकरेक्ट होगा। बुद्धिज्म या किसी भी रिलीजन में चेंज कर जाना या स्विच कर जाना या कन्वर्जन हो जाना, दिस कैन नेवर बी एन इमीडिएट प्रोसेस, ये हमेशा ग्रेजुअली ही होता है। थर्ड और फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है कि अशोका ने अपॉइंट किया था स्पेशल ऑफिसर्स जिनका नाम था धम्म महामात्रा, सो दैट कि धम्मा का प्रोग्रेस को मेंटेन किया जा सके या इसे ज़्यादा दूर तक फैलाया जा सके। धम्म महामात्रा स्पेशल ऑफिसर्स होते थे जो धम्मा के जो भी प्रीचिंग्स होते थे उन्हें दूर दूर अलग अलग रीजन्स तक पहुंचाते थे। इसलिए हमारे क्वेश्चन का पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो कि कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रोसीडिंग्स या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स लेती है इसे रिकॉर्ड किया जाएगा एज लीगल प्रेसिडेंट्स, और आगे चल करके फ्यूचर में कभी अगर रेफर करने की ज़रूरत पड़े तो ये सारे लीगल प्रेसिडेंट्स या लीगल रेफरेंसेस को रेफर किया जा सकता है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो तब अगर हम लोग ये लीगल प्रेसिडेंट्स को रेफर कर रहे हैं तो हम लोग तब सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे होते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की जजमेंट प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी कि सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स या कोई भी ऐसी जुडिशियल अथॉरिटी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। इसलिए हमारे क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो कि सही पेयर बना रही हैं एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी। थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमें रिवर्स के बारे में याद रखने की ज़रूरत है। आपको जब ये बात मेमोराइज करना हो तो आप इसे एक शीट में रिवर बना करके इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये सारे हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये सारे हैं, ऐसे करके एक लिस्ट को मेंटेन कीजिए एटलीस्ट फॉर मेजर रिवर्स सच एज यमुना, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड साउथ इंडियन रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये मेजर रिवर्स हैं। इनके अलावा नर्मदा और तापी का भी लिस्ट आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो पूछ रहा है कि पूसा डिकम्पोजर किससे रिलेटेड है। अगर मान लीजिए आपको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं भी हो तो जब भी आप ये टर्म देखते हो पूसा, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ये हमेशा और हमेशा ही किसानी और खेती से ही रिलेटेड रहेगा। चाहे वो पूसा रोड हो तो इसका मतलब वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा होगा। अगर पूसा कॉलेज है तो वो एग्रीकल्चरल कॉलेज होगा, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया के ही अंडर में बिहार में पूसा नामक एक जगह पर पहला एग्रीकल्चरल कॉलेज खोला गया था। उस टाइम से ये पूसा वर्ड एग्रीकल्चर के साथ जुड़ चुका है, तो पूसा डिकम्पोजर स्टबल बर्निंग के लिए ही यूज होता होगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ,
जो कि बोल रहा है कि यहाँ कुछ हिमालयन रिवर्स मेंशन है। हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदियाँ भारत के अंदर ओरिजिनेट करती हैं। तो जो भी हिमालयन रिवर्स हैं उसमें 3 ही नदियों का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक हो गई सतलज, दूसरा हो गया इंडस और तीसरा ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियाँ इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती हैं विद रिस्पेक्ट टू हिमालय। मतलब ये तीनों हिमालय की नदियाँ हैं जो भारत के अंदर नहीं ओरिजिनेट करती हैं। इनको छोड़ करके बाकी सारी ही हिमालयन रिवर्स डेफिनेटली ओरिजिनेट इन इंडिया। तो हमारे क्वेश्चन से सिर्फ हम लोग 2 एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा, दैट इज 1, 3, 4, 5। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दैट इज आर्टिकल 143 से रिलेटेड है। ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत प्रेसिडेंट कॉल कर सकते हैं फॉर द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं? कोई भी ऐसा क्वेश्चन दैट रेफर्स टू फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस या लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस या फिर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी वगैरह होगी तो इन 2 केसेस में प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को कॉल कर सकते हैं। एक हो गया पहला केस दैट इज लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दूसरा हो गया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या अग्रीमेंट या एंगेजमेंट। इस तरीके के कोई भी अगर MOU साइन हुए हैं या अग्रीमेंट साइन हुआ है तो पहले केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो मे और मे नॉट, चाहे या ना चाहे, वो एडवाइस टेंडर कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। मे और मे नॉट टेंडर हिज ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती है कि सर हम इस कंडीशन में अपने ओपिनियन को आपको नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं या नहीं टेंडर कर पाएंगे अपना ओपिनियन। लेकिन सेकंड केस में सुप्रीम कोर्ट बाध्य रहती है कि उसे प्रेसिडेंट को अपना एडवाइस देना ही पड़ता है। तो हमारे क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 मे और मे नॉट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये बात बिल्कुल सही है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट पर जो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस या प्लेसेस एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बात अगेन इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं रहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का सीट न्यू दिल्ली रहेगा जो कि हमारा नेशनल कैपिटल है। लेकिन अगर CJI चाहे, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे, तो वो किसी भी और प्लेस को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इससे हमारा आंसर तो निकल करके आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग थर्ड स्टेटमेंट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं जो बोल रहा है कि जो भी रेफरेंसेस प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है अंडर आर्टिकल 143 आर डिसाइडेड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, इसलिए ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मिनिमम 5 जजेस का जब बेंच होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है और वो ही डिसाइड कर पाता है ऑन द इशू ऑफ आर्टिकल 143। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ये चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, रूल्स कमेटी के और जनरल पर्पस कमेटी के। ये बात बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये दोनों ओथ लेते हैं ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो कोई अलग सा ओथ नहीं लेते हैं ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। थर्ड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि जो ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ हाउस या ऑपोजिशन है ये मेंशन्ड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इनका नाम या इनका जिक्र मेंशन्ड है इन रूल्स ऑफ हाउस। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑफिस ऑफ विप ये ना ही हमारे रूल्स ऑफ हाउस में मेंशन है, ना ही पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में मेंशन है और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जस्ट लाइक 0 आवर ये एक इंडियन इनोवेशन है, इसलिए हमारा फोर्थ स्टेटमेंट अगेन इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा सही आंसर 1 and 3 ओनली हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से टैक्सेस थे जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाए जाते थे ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। अमंग्स दीज टैक्सेस
ज़कत लगाया जाता था मुस्लिम्स पर ही, जो काफ़ी रिच मुस्लिम्स होते थे, उनके 1/40 ऑफ देयर शेयर को लिया जाता था एज अ टैक्स। लेकिन खरज और जिजिया, ये दोनों ही टैक्सेस नॉन मुस्लिम्स पर लगाए जाते थे। जिजिया एक तरीके का टैक्स था ऑन नॉन मुस्लिम्स कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपके प्रॉपर्टी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, इसके एवज में आपको कुछ टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन ये टैक्स भी विमेन, चिल्ड्रन या ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। ऑन द अदर हैंड खरच एक तरीके का लैंड टैक्स था जो कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स ही दिया करते थे। तो हमारे आंसर में 2 और 3 तो डेफिनेटली होना चाहिए और 1 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड शरफ एक ऐसा टैक्स होता था जो कि इरिगेशन के लिए चार्ज किया जाता था कि आपको सरकार की तरफ से इरिगेशन का सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए आप जो भी प्रोड्यूस करते हो उसका सिर्फ 1/10 भाग, मतलब 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, ये आपको टैक्स की तरफ पे करना पड़ेगा। लेकिन ये हर किसी को पे करना पड़ता था, इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर सिर्फ 2 और 3 ओनली हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF से रिलेटेड है। GEF वॉज एस्टैब्लिश्ड, इसका एस्टैब्लिशमेंट रियो अर्थ समिट ऑफ 1992 में ही हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, दैट इज इन US एंड नॉट इन स्विट्जरलैंड। तो हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ही चूज करने थे तो 1 हमारे आंसर में डेफिनेटली होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि GEF को जॉइंटली मैनेज करता है UNDP, वर्ल्ड बैंक एज वेल एज UNEP, ये बात बिल्कुल सही है, तो 2 हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं जो बोल रहा है कि ये प्रोवाइड करती है फंड्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को, सो दैट कि उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो लोग उसे अकम्प्लिश कर पाए। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि इसे सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है या फिर ट्रांजिशन इकोनॉमी को दिया जाता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड रिलेटेड टू फिलॉसफी। आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सी फिलॉसफी किसने दी थी और उनके बारे में प्रिंसिपल बातें क्या हैं, इसलिए इसे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछ रहा है जब ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया गया था बंगाल में, तो इनमें से क्या क्या चीज़ें अकम्प्लिश की गई थी। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में रेवेन्यू सिस्टम कंप्लीटली EIC होल्ड करती थी, मतलब EIC का भार था रेवेन्यू का, सारा रेवेन्यू EIC को ही जाता था। वेराज एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये भले ही नवाब करते थे, लेकिन एक डेप्यूटी नवाब इनके नीचे में इंसान होता था जो कि EIC का अपॉइंटेड इंसान होता था। तो ऑल इन ऑल EIC का इन दोनों जगहों पर कंट्रोल रहता था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड। इन टोटलिटी ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता था उसमें कंपनी जमींदार हो चुकी थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। इसके अलावा बहुत फ्रीक्वेंटली फेमीन और काफ़ी लंबे लंबे देर के लिए फेमीन आते थे, क्योंकि रेवेन्यू EIC कलेक्ट कर रही होती थी, तो वो लोग इंडियंस को तो एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही देखा करते थे। इसके अलावा कंपनी के जो भी सर्वेंट्स होते थे उन्हें बहुत मुनाफा हुआ था। सो पर्सनल फॉर्चून्स फॉर कंपनी सर्वेंट्स, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये तो कभी भी नहीं हुआ था इन एंटायर रेजीम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसलिए इन टोटलिटी हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज 2, 3 और 4 ओनली। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, जो कि फ्लाई ऐश से रिलेटेड है। फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो भी कोल या पेट्रोल हम लोग जलाते हैं उसके जलाने की वजह से फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये अनबर्न्ड फॉसिल फ्यूल की वजह से होता है। तो जो ग्रे कलर का सीमेंट जैसा पाउडर निकल करके आता है उसे हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं, और उसका काम भी सीमेंट इंडस्ट्री में या सीमेंट के रिप्लेसमेंट में काफ़ी हद तक एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र हमारी कंट्री की पहली स्टेट थी जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी लगाया था, और
इंडिया में भी फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी को अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करते रहती है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है दैट इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ डीजल पावर्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर प्लांट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बेसिकली ये फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से होता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया हैज अचीव्ड 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश जनरेटेड बाय इट्स पावर जनरेटिंग पावर प्लांट। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 100% यूटिलाइजेशन नहीं किया है। ऑल्दो किसी भी थर्मल पावर प्लांट के 100 किलोमीटर के आसपास में जो भी फ्लाई ऐश बेस्ड प्लांट होती हैं उन्हें इनपुट सप्लाई करना टीपीपी का काम रहेगा। ये हमारे गवर्नमेंट का रीसेंट डायरेक्टिव रहा था विद रिस्पेक्ट टू फ्लाई ऐश। तो हमारे क्वेश्चन में ऑल इन ऑल दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज नीदर 1 नॉर 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात इनकरेक्ट है। लेकिन आर्टिकल 13 के इंटरप्रिटेशन में और भी काफी सारे आर्टिकल्स के इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट्स ने अपने आप को ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो भी लॉज बन के आ रहे हैं बाय लेजिस्लेचर, ये अपने इंटेंट में सही है कि नहीं है, इसे रिव्यू करने का पावर फाइनली जुडिशियरी के पास में रहेगा और इस पावर को जुडिशियल रिव्यू का पावर कहलाया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन का बोल रहा है कि इट इज इम्प्लिसिट इन वेरियस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कि आर्टिकल 13 और भी काफी सारे आर्टिकल्स में ये इम्प्लिसिट है। अगेन इट इज बोथ अवेलेबल टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, और इसे बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट बना दिया गया है अंडर केशवानंद भारती केस। इसलिए हमारे क्वेश्चन में 2, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का कंपैरिजन जीडीपी डिफ्लेटर से किया जा रहा है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के साइड से हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर को छोड़ करके एक ओवरऑल कंट्री का इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। इनके बीच में बेसिक आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो भी गुड्स परचेज किए जाते हैं बाय कंज्यूमर, ये सारे ही गुड्स को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं कंट्री में। इसलिए दिस इज बीट सीपीआई या डब्ल्यूपीआई, इट डज नॉट प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट पिक्चर को नहीं दिखा पाता है। ऑन द अदर हैंड जीडीपी डिफ्लेटर सारे ही चीजों को अकाउंट में ले पाता है, सच एज गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात बिल्कुल सही है जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि सीपीआई हो चाहे डब्ल्यूपीआई, ये दोनों ही इंक्लूड करते हैं प्राइसेस ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, हेंस इट इंक्लूड्स द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। क्योंकि कंज्यूमर के तरफ से हम लोग देख रहे हैं इसको, इसलिए कंज्यूमर इंपोर्ट भी करता है तो वो भी इंक्लूडेड होता है सीपीआई या डब्ल्यूपीआई में। लेकिन जीडीपी क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिकली जो जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उनके ही इन्फ्लेशन को मेजर कर रहा होता है, इसलिए ये इंपोर्टेड गुड्स को अकाउंट में नहीं लेता है। ये भी बात लॉजिकली भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट जो हमारा बोल रहा है कि वेट्स आर कांस्टेंट इन जीडीपी डिफ्लेटर, लेकिन जैसा जैसा हमारा कंजम्पशन या प्रोडक्शन लेवल है उस हिसाब से हम लोग अलग अलग चीजों को अलग अलग वेटेज दिए हुए हैं, इधर सीपीआई में या डब्ल्यूपीआई में। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज 1, 2 और 3। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक अनोखी बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत ये है कि ये लोग मेटल और स्टोन आर्ट दोनों तो बनाते थे, लेकिन अगर टेराकोटा स्कल्पचर्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को कंपेयर किया जाए तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ज्यादा बनते थे या दिखाई देते हैं अभी एक्सकवेशंस में। टेराकोटा स्कल्पचर्स रिलेटिवली कम बनते थे। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है दैट दे प्रोड्यूस बोथ मेटल एंड स्टोन आर्ट, लेकिन आखिरी स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि आईवीसी में मोर नंबर ऑफ टेराकोटा स्कल्पचर्स आर फाउंड एज कंपेयर्ड टू ब्रॉन्ज इमेज, ये बात इनकरेक्ट है।
और सेकंड स्टेटमेंट भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आईवीसी इज ऑलवेज रिलेटेड टू रेड एंड ब्लैक वेयर। तो इनकी जो भी पॉटरीज होती थी वो रेड और ब्लैक कलर की होती थी, इसलिए हमारे क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज 1 and 2 ओनली। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।